अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था केमिस्ट्री का, तो ये टॉपिक्स हैं जो हम कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उससे पहले हमने किया था कि फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये सब हम कर चुके थे। फिर हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे उसके, 4 और 5 पॉइंट्स थे। तो एनसीईआरटी के अंदर आपके 4 पॉइंट्स है, कुछ बुक्स में 5 पॉइंट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप पांचों पॉइंट्स को याद रखें। पहला पॉइंट है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी रिएक्शन में से गैस रिलीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यस केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, या फिर चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और एक और कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे पास। उसके बाद फिर हमने सीखा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने सीखा था कि उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हमने टाइप ऑफ रिएक्शन की, सबसे पहले हमने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। फिर हमने किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता था, हाँ, इसके अंदर होता था कि एक हैवी कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स हमने हर एक किए थे। डिकम्पोजिशन 3 टाइप की थी, थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल मतलब बाय हीट, फोटो बाय लाइट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो उसके लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज की थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार फिर से नोट कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले था के, पोटेशियम, NaCAMgAl, ZnFePbH हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद CuHgAgAuPt। तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, अब कुछ बुक्स के अंदर इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी दिए होते हैं, तो हमें ज्यादा उसकी वो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे दीज आर इनफ। ओके, ठीक है, तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बाद हमने सीखी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है। उसके बाद सीखा था हमने एंडोथर्मिक, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें हम कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास, वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज। अब आपको पता होना चाहिए कि आयन्स क्या होते हैं। तो आयन क्या होते हैं, आयन होते हैं चार्ज स्पीसीज। ठीक है, आपने 9th क्लास में सीखा था कैटायंस और एनायंस। कैटायन कौन से होते थे, पॉजिटिव वाले, और एनायंस नेगेटिव वाले। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसे रिएक्शन है, मान लीजिए कंपाउंड है AB। AB का मतलब ये कंपाउंड है। ठीक है, 2 चीजों से मिलकर बना है, एक एलिमेंट है एक B, उससे मिलकर बना AB, और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास CD। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, A और C अपनी जगह बदल लेते हैं, तो CB एंड AD। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारे पास, उनके जैसे जैसे उन्होंने बिहेवियर दिखाया उसके अकॉर्डिंग हम उनकी कैटेगरी बना देते हैं। तो उसी तरह से एक हमारे पास कैटेगरी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl2। ये होता है सोडियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, सोडियम के ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर -2, तो 1 2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। ये 9th क्लास में हम कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपस में अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सोडियम यहाँ और बेरियम यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, अब हम जो इसमें जो गड़बड़ करते हैं, हमें क्या दिखता है कि यहाँ Na2 है, तो हम यहाँ पे Na2Cl कर देते हैं, लेकिन इसीलिए हमें पहले फॉर्मूलाज सिखाए जाते हैं 9th में, ताकि फॉर्मूलाज मेकिंग में गड़बड़ ना हो। ठीक है, BaCl2, अगर हम इसको देखें ध्यान से, BaCl2 को, तो हमें पता है कि क्लोरीन के ऊपर तो -1 होता है,
यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि बेरियम के ऊपर +2 रहा होगा, तभी तो हमारे पास ये BaCl2 फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूलाज पता लगते हैं। ठीक है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होती है एसिड एंड बेस, कि जब हम एक एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो हमें जो मिलता है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन नाम इसके अंदर है, तो दिस इज द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, यानी कि जो भी रिएक्शन जिसके अंदर हमें लगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि दोनों साथ साथ है तो इसका मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो रिडक्शन होते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, कार्बन को हमने बर्न कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये CO2 बन गया, C+O2 CO2। ठीक है, इसी रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमें कार्बन अलग मिल जाएगा, ऑक्सीजन अलग मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन इसमें निकल गई ना। ठीक है, हमें रिएक्टेंट को देखना है कि पहले रिएक्टेंट में क्या था और बाद में क्या बन गया। ओके, इसका दूसरा जो इसकी एक और डेफिनेशन बनाई गई, वो दूसरी डेफिनेशन थी रिडक्शन की। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए दूसरी डेफिनेशन थी, वो ये थी, जो पहली जो इसकी मेन डेफिनेशन थी वो थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका अपोजिट है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आप इसके एग्जांपल की बात करो तो इसके अंदर हमारे पास आता है कार्बन की अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मीथेन गैस मिलती है। ओके, ठीक है, तो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होती है इसकी जो डेफिनेशन चल रही है। तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल की बात अगर की जाए तो ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कई बार पेपर में आता है कि डिफाइन रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ लूज और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन लूज होने का मतलब रिमूव होना, यानी कि रिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद इनकी एक डेफिनेशन और बनाई गई, वो थी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम इसको कैसे वो करते हैं, तो आइए एक बार उसकी बात कर लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में से, अगर किसी कंपाउंड में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब हमने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसका मतलब उसका रिडक्शन हो गया, और किसी ने लूज कर दिया तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, आपको याद है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, जिनके लास्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं यानी नॉन मेटल, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगी कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है और नॉन मेटल्स का रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या हम नॉन मेटल का भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, तो आंसर है यस, हम उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि जो एटम्स हैं मेटल के, वो तो डिज़ाइन ही इस तरह से होते हैं, उनके लास्ट शेल में 4 से कम है तो वो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास, नॉन मेटल के पास ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेड ऑक्स। रेड का मतलब लाल और ऑक्स का मतलब बैल। ठीक है, तो लाल रंग के बैल को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ऐसा नहीं सोचना।
ठीक है। रेड यहां पर जो है ये रिडक्शन से आया है, ठीक है, और ओक्स जो है वो आया है ऑक्सीडेशन से। तो यहां पर हमारे पास जो है रिडॉक्स रिएक्शन वो क्या है, रिडॉक्स मतलब दो पार्ट है, रेड एंड ओक्स। तो रेड का मतलब रिडक्शन, रेड रिडॉक्स, रेड ओक्स, ओक्स मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कि ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। पता लगा? ओके, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन का भी ऐड हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीजन भी रिमूव हो रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। इज दिस ओके? तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इसको बात करते हैं। देखो मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास है क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 287। बोर्स मॉडल में हमने किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये लूज कर देगा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव। और लूज करने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। और इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो लास्ट शेल में 8 हो जाएंगे, लास्ट शेल में 8 करना उनका टारगेट होता है, ठीक है। तो ये एक गेन कर लेगा तो ये क्या बन गया, Cl-, तो इसको क्या होगा, रिड्यूस्ड। अगर ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है, यानी कि अगर मैं सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवा देता हूं तो इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा, तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन किए, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। देखो एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो गए, तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास जब आप इसमें 11th क्लास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होने का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, तो दोनों प्रोसेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन। तो वी कैन से दैट एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन गिवन होगी, पूछा जाता है कि बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ठीक है। तो पता लगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर एक चीज और आती है, वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट होता है जो काम करवाता है, ठीक है। आपने सुना है बीमा एजेंट, बीमा करवाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई, विच ऑक्सीडाइज अदर, या फिर विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की क्या हुई, विच हेल्प इन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत हो। तो इलेक्ट्रॉन कौन निकाल सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वही तो निकालेगा। आप इसमें खुद सोच के देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक कम है, तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्लोरीन है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके पास कम होते हैं वही तो निकालेगा, ठीक है। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम है, ठीक है। पता लगा, एक बार इसको नोट कीजिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद फिर हमारे पास इसके सिर्फ क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ पर देखते हैं, तो चलिए इसकी बात करते हैं कि हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ फील करते हैं। हमारे पास दो फील्ड हैं जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन को सबसे ज़्यादा फील करते हैं, और ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का सबसे जो पहला डेली लाइफ में जो है वो है कोरोजन। कोरोजन आपको पता है, जंग लगना। तो मेटल के ऑक्सीडेशन को कोरोजन कहा जाता है, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल के ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और इसकी डेफिनेशन, द स्लो ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस बाय एयर मॉइस्चर, ठीक है। सराउंडिंग से जो मेटल का नुकसान होता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं, ओके। और रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट,
ठीक है। फैट का मतलब ऑयली थिंग्स, ठीक है। जैसे कि आपने, होता है कई बार कि चिप्स होते हैं जो, ठीक है, एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होने के बाद उनमें से अजीब सी स्मेल आती है। नहीं तो आप अभी देखो, गर्मियों का मौसम आ ही चुका है लगभग, तो आपको एक ऑयली सी सब्जी बनाना बढ़िया सी, और उसको रात को फ्रिज में मत रखना, ठीक है, रात को उसको बाहर छोड़ देना। बाहर का मतलब गली में नहीं, मतलब कमरे में, रूम में छोड़ देना उसको, और नेक्स्ट डे जब आप उसको स्मेल करोगे तो खाने लायक नहीं रहेगी, ठीक है। स्मेल में ही एक अजीब सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जो होता है, उसका जो ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन फैट का यानी खाने पीने वाली चीजों का होता है, तो उसके लिए हमने नाम रखा रेंसिडिटी, और जो मेटल्स का होता है उसके लिए नाम रखा गया कोरोजन, ठीक है। इज दिस ओके? तो कोरोजन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब कोरोजन कि हमारे पास जो है, हम सबसे ज्यादा आयरन मेटल यूज करते हैं, तो कोरोजन ऑफ आयरन का हमने एक अलग से नाम रख दिया, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। आपने बचपन में रस्टिंग ऑफ आयरन ही सुना है। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना, ठीक है। लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, कोरोजन होगा, तो उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, रस्ट, ओके। तो स्लो हीटिंग ऑफ मेटल सरफेस, कोरोजन ऑफ कोर्स हमारे लिए हार्मफुल है। अब हमारे पास कुछ और मेटल है जो रस्टिंग शो करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन। आयरन के लिए हमने क्या नाम रखा, कोरोजन का नाम क्या रखा आयरन के लिए, रस्ट, और इसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ओके। तो दिस इज कॉल्ड रस्ट, ये फॉर्मूला है रस्ट। यहाँ पर X इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, X की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो ये है रस्ट का फॉर्मूला। और इसका कलर कैसा होता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए आयरन का रस्ट का फॉर्मूला लिखिए, ओके। उसी तरह से हमारे पास एक और मेटल है, वो है कॉपर। कॉपर के लिए हमने अलग से कोई नाम नहीं रखा, तो इसके रस्ट का जो फॉर्मूला है, रस्ट नहीं, इसके लिए हम कोरोजन यूज करेंगे। तो कोरोजन ऑफ कॉपर CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। और इसका हम रंग जानते हैं अच्छी तरह से, इसका कलर कैसा होता है, तांबे के बर्तन कैसे हो जाते हैं, ग्रीन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आयरन के रस्ट के लिए हवा पानी जरूरी है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी जरूरी है। उसी तरह से हमारे पास एक मेटल और है, वो है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर भी हमें रस्ट दिखाता है, कोरोजन दिखाता है। तो सिल्वर कोरोजन का फॉर्मूला होता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका कलर होता है ब्लैक। चांदी के बर्तन होते हैं, जो चांदी के हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने डेली लाइफ में महसूस की भी है, फील भी की है। तो इसे हम बोलते हैं, ये आप तीनों फॉर्मूलाज एक बार नोट जरूर कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिल्वर सल्फाइड, फॉर्मूला फॉर सिल्वर कोरोजन, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज कॉपर कोरोजन, एंड दिस इज आयरन कोरोजन। इनका कलर, इसका रेडिश ब्राउन, इसका ग्रीन और इसका ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हमने जो रेंसिडिटी की बात की थी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ हम कोरोजन से बचेंगे कैसे, तो जंग लगने से कैसे बचाते हैं, तो ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, ऑयलिंग, ठीक है, मेटल्स पे आप ऑयल लगा देते हो, ठीक है। हमारे जो घरों में जो कुंडी होती है उसमें हम ऑयल लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो आराम से बंद हो जाए। बंद नहीं होती, इसका मतलब से जंग लग गया, वो जंग की वजह से तो आवाज करता है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, उस पर ऑयल लगा दो या ग्रीसिंग कर दो। साइकिल की चेन होती है, उसमें हम ग्रीस करवाते हैं। जो मोटरसाइकिल की चेन है, उसमें हम बार बार उसमें ऑयल डलवाते हैं चेन के अंदर, ठीक है। तो ये तरीके हैं कोरोजन रोकने के, ठीक है। पेंट कर दो। दरवाजों के पेंट क्यों किया जाता है, ताकि जंग ना लगे, ठीक है। या तो फिर ऐसे मेटल यूज करो जिसके जंग लगता ही नहीं, जैसे गोल्ड सिल्वर है, सिल्वर के तो फिर भी ब्लैक हो जाता है, गोल्ड के जंग नहीं लगता। लेकिन सोने का दरवाजा कौन बनवाता है, कोई भी नहीं, आयरन का बनवाते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, गोल्डन पेंट करवा लो, ठीक है। कोई भी पेंट करो, पेंट करने से क्या होगा कि उसका बाहर की एटमोस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। और कोरोजन करवाता कौन है, सराउंडिंग बाय। कोरोजन का रीजन क्या है, एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर। तो अगर हम उसके साथ कॉन्टैक्ट ही तोड़ देंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। इज दिस ओके? तो पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, जिंक की कोटिंग
आयरन के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होगा, तो जब कोरोजन होगा तो पहले जिंक आएगा, उसके बाद फिर आयरन की बारी आएगी, उससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और सबसे बढ़िया तरीका है मेकिंग एलोइज, ठीक है। हम आयरन यूज़ नहीं करते, हम स्टील यूज़ करते हैं। तो स्टील क्या है, एलोय ऑफ आयरन, ठीक है, जिसके ऊपर जंग नहीं लगता, मतलब एक लंबे टाइम के बाद लगता है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर। इसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक जो बचा है रेंसिडिटी का है। तो देखो अपने पास क्या है, हमने क्या देखा, अब खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो कोरोजन होता है उसके लिए हमने क्या नाम रखा, ऑक्सीडेशन का रेंसिडिटी। अब मैं कहता हूँ कि बताओ कि हमने एक दाल बनाई, ठीक है, या सब्जी बनाई, तो उसको हम नहीं चाहते कि रेंसिडिटी हो, तो क्या करें, तो कोरोजन वाले तरीके आप उसमें नहीं लिखोगे, ठीक है। कभी उसमें कहो कि उसके ऊपर और ऑयल डाल दो, ठीक है, या फिर उसको पेंट कर दो। सब्जी को कौन पेंट करता है, कोई नहीं करता। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्रिज, ठीक है। फ्रिज में रख दो, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। या फिर एयर टाइट कंटेनर, ढंग से बंद कर दो, अच्छे से उसको टाइटली पैक कर दो। या फिर जो हमारे चिप्स होते हैं सबके सब फ्राइड ही होते हैं, जो हम शॉप से चिप्स के पैकेट लेते हैं, अलग अलग चिप्स लेते हैं, तो वो सब के सब फूले हुए होते हैं, उसके अंदर हवा भरी होती है ना, तो वो हवा ऐसे ही, कोई ऐसे नहीं हवा में से हमने ऐसे खुला छोड़ दिया और उसमें भर दिया, वो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसके अंदर हम फिल करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करती, कम रिएक्टिव है। ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो होता है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन उसमें होगी ही नहीं तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम रेंसिडिटी से भी बच सकते हैं। ओके, तो चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट, सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो आपको करना है वो है, एक बार आप एनसीईआरटी की बुक में से रीडिंग जरूर लें चैप्टर की, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं एक बार उसको पढ़ के देखें। और जैसे आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं तो स्कूल में एक्टिविटीज़ होना भी शुरू हो जाएंगी लैब के अंदर, ठीक है। आपको उनको एक्टिविटीज़ को एक बार ध्यान से देखना है और इस चैप्टर की रीडिंग लेनी है। नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी वर्कशीट्स को करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।